guys, welcome back to my YouTube channel Maths and Physics Hub by one and only रश्मि सिंह। तो जैसे कि हमने अपनी लास्ट लेक्चर में किया था फिज़िक्स के कि हम अगर मेरे पास कोई कॉइल है, उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैं उस पर टॉर्क कैसे निकाल सकती हूँ अगर वो प्लेन के अकॉर्डिंग पूछा गया है या फिर अगर वो नॉर्मल के अकॉर्डिंग पूछा गया है। तो जिसके लिए हमने दो फॉर्मूले पढ़े थे, एक बी आई कॉस थीटा और एक बी आई साइन थीटा। आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर करेंगे जिसमें कि हम बताएंगे कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर जो है वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, उसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, और गैल्वेनोमीटर को हम एमीटर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं और गैल्वेनोमीटर को हम वोल्ट मीटर में कैसे चेंज कर सकते हैं। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर होता क्या है। गैल्वेनोमीटर का एक सिंपल सा मीनिंग है कि एक डिवाइस, इट इज़ अ डिवाइस जो कि सिर्फ बनी हुई है, इज़ मेंट फॉर डिटेक्शन, इज़ अ डिवाइस फॉर डिटेक्शन ऑफ करेंट। मीन्स ये डिटेक्ट करती है कि करेंट की डायरेक्शन, मतलब उसकी वैल्यू है, मतलब कितनी स्पीड्स, डिटेक्शन ऑफ करेंट एंड इट्स डायरेक्शन। तो गैल्वेनोमीटर का सिंपल मतलब होता है कि अगर किसी कॉइल में करंट फ्लो कर रहा है तो वो कितना फ्लो कर रहा है, कितना एम्पेयर करंट जा रहा है और वो किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो अगर गैल्वेनोमीटर का जो सिंपल सा सिंबल होता है जिससे हम रिप्रेजेंट करते हैं वो होता है जी। तो इसका अराउंड क्या होती है, एक एरो हेड होती है जिसपे ऊपर की तरफ होता है ज़ीरो। अगर वो इस तरफ मूव करती है इसका मतलब वो नेगेटिव करंट मेजर कर रही है, और अगर वो इस तरफ मूव करती है इसका मतलब ये पॉजिटिव डायरेक्शन में करंट मेजर कर रही है। तो गैल्वेनोमीटर जो होती है वो यूज़ होती है कि हम स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट कितना छोटे से छोटा अमाउंट करंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है वो अब हम वो देखते हैं। प्रिंसिपल क्या है इसका, तो जब मान लीजिए कोई करंट कैरिंग कॉइल है, तो जब करंट फ्लो करता है उस कॉइल में जो कि मैग्नेटिक फील्ड में रखी गई होती है, वो एक टॉर्क एक्सपीरियंस करती है जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट की जो फ्लो कर रहा है उसमें। ठीक है, तो जब हम टॉर्क को मेजर करेंगे तो हम क्या करेंगे, उस अमाउंट ऑफ करंट को भी मेजर कर सकते हैं। इसी तरीके से इस प्रिंसिपल पे बेस्ड होती है दैट टॉर्क इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी करंट जितना कि इस कॉइल में फ्लो हो रहा है। तो अब हम देखते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है। कंस्ट्रक्शन, तो पहले मैं इसका डायग्राम बना देती हूँ, फिर उसके बाद आपको समझाऊंगी। तो ये जो है एक सिंपल सा डायग्राम है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का एक सिंपल सा डायग्राम है जिसमें कि ये दोनों जो हैं वो कॉनकेव पीसेस हैं जो कि नॉर्थ और साउथ पोल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब कॉनकेव पोल पीसेस। अभी मैं आपको रीज़न बताऊंगी कि ये जो पीसेस होते हैं वो कॉनकेव क्यों होते हैं। पहले हम देखते हैं और चीज़ें। ये जो है वो हमारा क्या है, पॉइंटर है जो हमें वैल्यू मेजर करता है कि कितना करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, ये जो है वो क्या है, स्केल है जिसमें कि रीडिंग लिखी होती है। इसके अंदर क्या होती है, एक हेयर स्प्रिंग होती है, हेयर स्प्रिंग। फिर एक कॉइल होती है और एक क्या होती है यहाँ पे, ये होगी हेयर स्प्रिंग और ये हो गई इसको बोलते हैं सॉफ्ट आयरन कोर। ठीक है, ये सारे इसकी पार्ट्स होते हैं। अब क्या होता है, ये देखिए इसमें क्या क्या होता है। एक रेक्टेंगुलर कॉइल जो होती है जो कि वाइंडिंग करके बनाई जाती है। जैसे मान लीजिए एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, उसके ऊपर क्या किया है, बहुत सारी वायर्स को वाइंड करके, कॉपर वायर्स को वाइंड करके बनाया गया है। किस पे, ये जो अंदर इसके लगी हुई है वो क्या है, एक सॉफ्ट आयरन कोर है। ठीक है, सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर वाइंड करके वायर को लगाया जाता है। तो ये जो कॉइल होती है इसको हैंग किया जाता है मैग्नेटिक फील्ड में, मतलब दो पोल पीसेस हैं उसके बीच में हैंग किया जाता है, मतलब लटकाया जाता है दो मैग्नेटिक पोल पीसेस के बीच में, जो कि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं उससे। ठीक है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं। अब हम देखते हैं कि ये पोल पीसेस जो होते हैं वो कॉनकेव क्यों होते हैं। तो
जो पोल पीसेस होते हैं वो इसलिए ये जो पोल पीसेस होते हैं वो क्या करते हैं, इनको रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। तो जो कॉइल होती है जो एक्सपीरियंस करती है मैक्सिमम टॉर्क, मतलब अगर ये टॉर्क मैक्सिमम एक्सपीरियंस करेगी तब, जैसे कि हमने फॉर्मूला पढ़ा था, टॉर्क इज इक्वल्स टू BI/N/A बीना कॉस थीटा। ठीक है, जब तक कि यहाँ पे जो थीटा होगा वो सेम नहीं होगा, तो जब तक कि यहाँ पे थीटा की वैल्यू मतलब कॉस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम नहीं होगी तब तक टॉर्क मैक्सिमम नहीं होता। जब तक कि टॉर्क मैक्सिमम अगर हमें टॉर्क को मैक्सिमम करना होता है तो इसलिए हमें रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करनी होती है, जहाँ पे जो थीटा की वैल्यू कितनी होती है वो 0 डिग्री हो। तो ये कॉनकेव पीसेस लगाने का यही मोटिव है कि हम जब रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करें तो यहाँ पे जो टॉर्क हो वो क्या हो, मैक्सिमम टॉर्क हो। ठीक है, टॉर्क क्या होनी चाहिए, टॉर्क मस्ट बी मैक्सिमम, इसलिए हम यहाँ पर रेडियल मैग्नेटिक फील्ड को प्रोवाइड करते हैं। तो जैसे कि हमने अभी पढ़ा था प्रिंसिपल दैट टॉर्क इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू करंट। ठीक है, तो ये टॉर्क होती है वो क्या करती है, वो हेल्प करती है इस कॉइल को रोटेट होने में। अब हम देखते हैं कि इसकी वर्किंग क्या है। अब हम इस डायग्राम से इसकी वर्किंग समझते हैं। तो ठीक है, अब ए बी क्या है, मान लीजिए कोई कनेक्टिंग वायर्स हैं जिससे हम इसको कनेक्ट करेंगे। ये क्या है, ये हमारी सिलेंड्रिकल कोर वायर है जिस पे हमने वाइंड कर मतलब सॉफ्ट आयरन कोर है जिस पे हमने कॉपर के वायर्स को वाइंड किया गया है, कॉइल बनाई गई है। ये हेयर स्प्रिंग है और ये दोनों साउथ के कॉन्केव पीसेस हैं। अब जब करंट को हम अलाउ करेंगे कि करंट इस कॉइल में से पास करे तो वो क्या करेगा, टॉर्क प्रोड्यूस करके, टॉर्क इज इक्वल्स टू BI/N/A कॉस। अब यहाँ पे थीटा कितना होगा, 0 डिग्री, क्योंकि क्या है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, और रेडियल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हमेशा वहाँ पे थीटा कितना होगा, 0, जिसकी वजह से टॉर्क जो होगी वो मैक्सिमम प्रोड्यूस होगी। और टॉर्क क्या करेगी, टॉर्क की वजह से वो रोटेट भी करेगी। रोटेट करने से जब वो रोटेट करेगी, ठीक है, रोटेट किस एंगल पे करेगी, मान लीजिए रोटेट करिए थ्रू एन एंगल अल्फ़ा, अल्फ़ा उसका एंगल मान लीजिए। ठीक है, एज अ रिजल्ट जो हेयर स्प्रिंग होगी वो ट्विस्ट होगी। ट्विस्ट होने के लिए वो क्या करेगी, रेस्टोरिंग टॉर्क लगाएगी। क्या लिखे तो हेयर स्प्रिंग गेट ट्विस्टेड। ठीक है, ट्विस्ट होगी एंड रेस्टोरिंग टॉर्क डेवलप्स। ठीक है, रेस्टोरिंग टॉर्क डेवलप होगी जिसको हम बोलते हैं टॉर्क रेस्टोरिंग इज इक्वल्स टू के अल्फ़ा। ठीक है, अल्फ़ा वही एंगल है जिससे कि टॉर्क मतलब ये जो कॉइल है वो मूव कर रही है। ठीक है, हमारे पास एक ही फॉर्मूला कंडीशन आ गई। तो एक और चीज़ दैट फोर्स, अगर हम फोर्स रेस्टोरिंग फोर्स निकालना चाहें तो वो होती है KX, मतलब के इंटू द डायरेक्शन। के जो होता है वो हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट होता है। ठीक है, अब एक चीज़ और देखते हैं, के जो है वहाँ यहाँ पे इसमें के जो है वो है टॉर्क कांस्टेंट। ठीक है, अब जो रेस्टोरिंग टॉर्क है और टॉर्क है वो दोनों अपोजिट होंगी एक दूसरे के, तभी वो वर्क कर पाएगा। अब इक्विलिब्रियम चाहिए, जब हमें इक्विलिब्रियम चाहिए होगा तो जो नॉर्मल टॉर्क होगी वो इक्वल होगी टॉर्क रेस्टोरिंग की। और टॉर्क का हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं दैट टॉर्क इज इक्वल्स टू BI/N/A cos 0 इसका मतलब 1, और रेस्टोरिंग टॉर्क का हमने अभी फॉर्मूला निकाला है विच इज़ इक्वल्स टू के अल्फ़ा। ठीक है, तो और एक चीज़ और हम जानते हैं I इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टॉर्क के, और टॉर्क जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अल्फ़ा के। तो इसका मतलब करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा अल्फ़ा के। तो हमारी जो इससे करंट की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, यहाँ से करंट की वैल्यू आ जाएगी K/BNA इंटू अल्फ़ा। और इस तरीके से भी हम देख सकते हैं दैट इट इज़ अ कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, तो करंट क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा अल्फ़ा के। ठीक है, तो करंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फ़ा। इससे हमें एक चीज़ क्लियर होती है दैट कि जो डिफ्लेक्शन होता है, जो डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि कितना करंट प्रोड्यूस हो रहा है। तो जब हम उसकी डिफ्लेक्शन को मेजर कर लेंगे तो हम उसकी करंट को भी मेजर कर लेंगे कि कितना करंट फ्लो हो रहा है उस गैल्वेनोमीटर से। अब हम देखते हैं कि करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी होता क्या है। सेंसिटिविटी, ठीक है,
अब सेंसिटिविटी होता क्या है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, सेंसिटिव होता है कि कितनी जल्दी कोई चीज़ कितनी जल्दी किसी चीज़ को मेजर किया जा सकता है, कम से कम वो वैल्यू जिस पे हम किसी भी चीज़ को मेजर कर सकते हैं, तो वो होती है करंट सेंसिटिविटी। तो दैट करंट हम जानते हैं, करंट का फॉर्मूला होता है जो हमने अभी निकाला, दैट के अल्फ़ा अपॉन बी एन ए। ठीक है, अब करंट सेंसिटिविटी होता है डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है, कितनी जल्दी डिफ्लेक्ट कर रही है, कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है जब हम करंट को उसमें वो कर रहे हैं, करंट प्रोड्यूस करा रहे हैं, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। ठीक है, तो वो होती है करंट सेंसिटिविटी। अगर हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो जो हमारी नॉर्मल करंट सेंसिटिविटी की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी BNA अपॉन के। तो ये है हमारी ओवरऑल करंट सेंसिटिविटी की वैल्यू। अब करंट सेंसिटिविटी देखिए, एक तरीके से मैं और डिफाइन कर सकती हूँ उसको, दैट डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट जितना ज़्यादा होगा, लार्जर होगा, डिफ्लेक्शन जितना ज़्यादा होगा और करंट जितना कम होगा, उतना ही उसकी सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा होगी, बहुत अच्छी होगी। तो इसलिए हम लिखते हैं द डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, और इसकी ऐसा यूनिट हो जाएगी करंट सेंसिटिविटी की, वो हो जाएगी रेडियन पर एम्पियर। तो आई होप कि आपको करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि करंट सेंसिटिविटी को हम कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो करंट सेंसिटिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, जितना हम मतलब जो हमारा टॉर्क कांस्टेंट है उसकी वैल्यू को हम डिक्रीज़ करेंगे, मतलब के की वैल्यू को अगर हम जितना ज़्यादा डिक्रीज़ करेंगे उतना ही हमारा जो करंट सेंसिटिविटी है वो क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। तो हम क्या करेंगे, हेयर स्प्रिंग जो होती है टॉर्क कांस्टेंट, तो उसको हम डिक्रीज़ करते रहेंगे अगर हमें करंट सेंसिटिविटी को बढ़ाना है तो। नाउ लेट अस सी व्हाट इज वोल्टेज सेंसिटिविटी। क्या है वोल्टेज सेंसिटिविटी? तो वोल्टेज सेंसिटिविटी का मतलब हो जाएगा डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज, दिस इज इक्वल्स टू वोल्टेज सेंसिटिविटी। और वोल्टेज हमें पता है दैट विच इज़ इक्वल्स टू करंट इनटू एम्पियर और रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अगर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम वोल्टेज सेंसिटिविटी निकालना चाहें तो हमें करंट की वैल्यू में पता है, तो इससे हम निकाल देंगे VS इज इक्वल्स टू BNA अपॉन के अल्फ़ा, बिकॉज करंट पर यूनिट जो हमारा अल्फ़ा अपॉन आई है वो क्या है हमारा IS अपॉन R। तो इसके अकॉर्डिंग IS की वैल्यू हमें पता है और इट इज़ R नॉट अल्फ़ा। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी आ गई BNA अपॉन के इंटू R। अगर हम इसकी ऐसा यूनिट लिखना चाहें, ऐसे यूनिट वो हो जाएगी रेडियन पर वोल्ट। इट इज़ वेरी सिंपल। तो आई होप कि आपको वोल्टेज सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं कि जो हम सॉफ्ट आयरन कोर यूज़ करते हैं उसका पर्पस क्या होता है। तो मान लीजिए मेरे पास अगर ये मेरे पास कोई भी नॉर्मल कोर है, अगर मैंने नॉर्मल कोर यूज़ किया है, सॉफ्ट आयरन कोर यूज़ नहीं किया, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर नहीं आ पाएंगी। ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड ना आने के चक्कर में हम क्या करेंगे, उसका जो करंट मतलब सॉफ्ट आयरन को अगर ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उस कोर के अंदर नहीं आएंगे तो हम क्या करेंगे, मैक्सिमम टॉर्क एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। तो जब हम सॉफ्ट आयरन कोर यूज़ करते हैं, मान लीजिए मेरा सॉफ्ट आयरन कोर है, तो इसमें क्या होगी, सॉफ्ट आयरन कोर में क्या करें, वो मैक्सिमम सबसे ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या करता है, अपने अंदर अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, क्योंकि ये क्या है, एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। तो ये जो पोर्शन है फेरोमैग्नेटिक वाला जो हमारे चैप्टर में आते हैं वो हमारे सारे डिलीट हो चुके हैं, बट तब भी समझते हैं दैट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या करती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपने अंदर अट्रैक्ट करने की कोशिश करती हैं। तो जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर आएंगी उतना ही उसका टॉर्क जो होगा वो मैक्सिमम होता जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, सॉफ्ट आयरन कोर को यूज़ करते हैं टू इंक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस टू एंटर इनटू द कॉइल। तो इससे क्या होगा, हमारा टॉर्क क्या हो जाएगा, मैक्सिमम होगा। नेक्स्ट आता है
कि जो हेयर स्प्रिंग होती है वो किससे बनाई जाती है और क्यों बनाई जाती है। तो हेयर स्प्रिंग जो होती है वो बनी होती है, हेयर स्प्रिंग उसका कंस्ट्रक्शन होता है फॉस्फोरस ब्रॉन्ज अलॉय से, ठीक है। अब हम इसी को यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि ये क्या करती है, ये इसमें क्या होता है, इसकी पहली कंडीशन होती है इसमें इलास्टिसिटी होती है, ठीक है, और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है, मतलब टेम्परेचर के साथ वो रस्ट, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, जैसे कि कोई भी चीज़ मान लीजिए टेम्परेचर के साथ लोहा जो होता है वो इंक्रीज़ भी करता है और डिक्रीज़ भी करता है। तो अगर इस तरीके से अगर मेरी हेयर स्प्रिंग इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करेगी तो उसकी डिफ्लेक्शन, मतलब उसमें बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं। तो जो कि हमारे जो टॉर्क जो हम निकालेंगे टॉर्क, उसकी वैल्यू हमारे लिए बहुत उल्टी सीधी आएगी या फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो हमें एक एक्यूरेट वैल्यू नहीं मिलेगी कि कितना करंट फ्लो कर रहा है गैल्वेनोमीटर से। इसलिए हम फॉस्फोर और ब्रॉन्ज अलॉय से हेयर स्प्रिंग को बनाते हैं जिससे कि वो टेम्परेचर पर डिपेंड ना करे, ना ही उसकी वैल्यू चेंज ना हो। तो अगर अगर वो टेम्परेचर डिपेंड होती तो क्या करती, वो हेयर स्प्रिंग की वैल्यू जो होती वो चेंज होती, तो जिससे कि हमें एरर मिलते मेजरमेंट्स में, इसलिए हम इससे बनाते हैं। और एक और रीज़न है इसका, दैट जो इलास्टिसिटी जितना ज़्यादा इलास्टिक होगा उतनी ही अच्छी तरीके से वो रेस्टोरिंग टॉर्क को मेजर कर पाएगा। रेस्टोरिंग टॉर्क उसमें जितना अच्छा प्रोड्यूस होगा उतना ही उसकी सेंसिटिविटी बहुत अच्छी होगी, इसलिए हम इसको फॉस्फोरस ब्रॉन्ज अलॉय को यूज़ करते हैं। आई होप कि आपको जो भी मैंने क्वेश्चंस बताए हैं वो अच्छे से आ गए हों, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं कि हम गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर और गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम जानते हैं दैट रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, और रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर से। तो गैल्वेनोमीटर का काम हमें पता है कि डिटेक्ट करता है करंट को और उसकी डायरेक्शन को। वोल्ट मीटर का हमें काम पता है कि वो वोल्टेज मेजर करता है, और करंट का हमें काम पता है कि क्या करता है, वो करंट को मेजर करता है। तो अगर मैं कोई सर्किट बना रही हूँ, मान लीजिए मेरे पास कोई सर्किट है, तो हम गैल्वेनोमीटर, एमीटर और वोल्ट मीटर को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो जब गैल्वेनोमीटर को मेरे को वोल्ट मीटर के साथ मतलब कनेक्ट करना हो तो मैं इसको क्या करती हूँ, पैरेलल कनेक्ट करती हूँ, इन पैरेलल में। और गैल्वेनोमीटर को मुझे एमीटर में मतलब कनेक्ट करना होता है। मान लीजिए मेरे पास एक गैल्वेनोमीटर है और ये एमीटर है, अगर मुझे इन दोनों को कनेक्ट करना होता है तो मैं क्या करूँगी, सीरीज़ में कनेक्ट करूँगी। तो अगर हमें इनका कन्वर्जन करना है तो हम क्या करेंगे, इसमें कुछ ना कुछ स्विचेबल रेजिस्टेंस मतलब पैरेलल में ऐड करेंगे या फिर सीरीज़ में ऐड करेंगे। तो जिस तरीके से हम लोग इसको ऐड करते हैं उसी तरीके से हम पता करते हैं कि हम किस में कन्वर्ट करें, वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करें या फिर एमीटर में। तो सबसे पहले हम केस पढ़ते हैं गैल्वेनोमीटर टू एमीटर, ठीक है। अब अगर हमें इसमें कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका जो सिंपल है वो होता है जी। अब गैल्वेनोमीटर क्या करता है, गैल्वेनोमीटर जो होता है जी रेजिस्टेंस का, वो क्या करता है, फुल डिफ्लेक्शन मेथड पे वर्क करता है। मतलब IG जो होता है इसके ऊपर, IG जो होता है इतना करंट जो होता है उसका मैक्सिमम करंट होता है इसके ऊपर, मतलब इसके ऊपर अगर मैं गैल्वेनोमीटर को यूज़ करूँगी तो वो क्या करेगा, वो IG करंट पे फुल डिफ्लेक्ट हो जाएगा। मतलब जितना ज़्यादा वो दिखाना चाहता है IG करंट पे उतना ही दिखाएगा। तो अगर मुझे गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना होता है तो मैं क्या करती हूँ, एक स्विचेबल रेजिस्टेंस को पैरेलल में ऐड करते हैं, और रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, उसकी वैल्यू लो होनी चाहिए। तो द गैल्वेनोमीटर जो होता है उसको इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू रिक्वायर्ड एमीटर बाय कनेक्टिंग अ स्विचेबल लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल। और जो ये लो रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है उसको हम बोलते हैं शंट। व्हाट वी कॉल दिस, शंट। अब हम देखते हैं कि इसकी वैल्यू को कैसे मेजर किया जा सकता है और इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो ये क्या है, गैल्वेनोमीटर है। तो हम बताएं इसको इस तरीके से कर सकते हैं, इस तरीके से करते हैं जिससे कि जो हम बाहर वाले जो पर्सन्स हैं उसको देख ना पाएँ कि हमने किस तरीके से इसको कनेक्ट किया है, किस तरीके से हमने गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट कर दिया है।
तो हम क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर के पास ही हम शंट को लगा देते हैं पैरेलल में, और इसको एक बॉक्स में बंद कर देते हैं, जिससे कि लोगों को लगे कि ये पूरा क्या है, एक गैल्वेनोमीटर है जो कि एक एमीटर की तरह वर्क कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है, आई करंट हम पास आउट करा रहे हैं, तो हम जानते हैं कि आई जी करंट जो है वो गैल्वेनोमीटर यूज़ कर लेता है, और बचा हुआ जो आई माइनस आई जी है वो ये शंट यूज़ करता है। तो हमें टोटल जो करंट हमें बाहर मिलता है वो कितना मिलता है, आई। इसका मतलब जो हमारा करंट हमें जा रहा था उतना ही हमें बाहर मिल रहा है। तो अब हम देखते हैं दैट वी ए बी जो करंट है वो किसके इक्वल होगा, आई जी इंटू जी के। ये हमारी पहली इक्वेशन है। जो ए बी के क्रॉस जो हमारा वोल्टेज है, और दूसरा ए बी के क्रॉस वोल्टेज है, ये पूरा वाला को हो जाएगा आई माइनस आई जी इंटू दी शंट। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करूं तो मेरी जो शंट की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी आई जी जी अपॉन आई माइनस आई जी। तो मेरा जो शंट है, इतना रजिस्टेंस मैं यूज़ कर रही हूँ इस गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए। तो इसी फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं हम कितना रजिस्टेंस यूज़ कर रहे हैं उसको कन्वर्ट करने के लिए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट इज गैल्वेनोमीटर टू वोल्ट मीटर। इसमें हम क्या करते हैं, एक सीरीज़ में लगाते हैं। तो क्या है, हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर है, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, एक हाई रजिस्टेंस लगाएंगे। रजिस्टेंस जो उसकी वैल्यू क्या होगी, बहुत ज़्यादा हाई होनी चाहिए। अब हम इसको भी एक बॉक्स में बंद कर सकते हैं, जिससे कि लोगों को पता ना चले कि हमने इसमें क्या किया है। अब इसमें एक वोल्ट मीटर ऐड कर दिया, ठीक है। अब मान लीजिए वोल्ट है, अब इसमें से करंट कितना जा रहा है, आई जी, ठीक है। अब आई जी करंट जो है, क्योंकि देखिए जब हम आई जी करंट यहाँ पे भेज रहे हैं, आई जी करंट इसलिए क्योंकि ये क्या करता है, फुल डिफ्लेक्शन करंट है। अगर हमें गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक हाई रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा सीरीज़ में गैल्वेनोमीटर के साथ, जिससे कि हमारा जो वोल्ट जो अप्लाई हो रहा है उस कॉम्बिनेशन पे वो क्या करे, हमें सिर्फ आई जी करंट ही प्रोड्यूस कराए। तो हमने हाई रेजिस्टेंस लगाया। अब इस हाई रेजिस्टेंस का काम ये है कि जितना ज़्यादा करंट देख, जैसे कि हम जानते हैं आई इज़ इक्वल्स टू वी अपॉन आर। जितना ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस होगा उतना ही कम करंट होगा। तो करंट जितना कम होगा, इसका मतलब हम जितना हाई रेजिस्टेंस लगा रहे हैं वो क्या करेगा, करंट की वैल्यू को उतना ही लो करेगा। और यही कंडीशन हमें चाहिए एक गैल्वेनोमीटर के लिए। तो गैल्वेनोमीटर क्या करता है, फुल डिफ्लेक्शन करंट दिखाता है आई जी पे। तो हम आई जी करंट जब फ्लो कराएंगे तो गैल्वेनोमीटर जो होगा वो अपना करंट ले लेगा, और बचा हुआ करंट क्या करेगा, वो हेल्प करेगा मेजर करने में। तो हम वोल्ट मीटर में भी इसको कन्वर्ट कर दिया है। तो अगर हम देखिए आई जी करंट हम निकाल रहे हैं विच इज़ इक्वल्स टू वी अपॉन आर प्लस जी, ठीक है। हमने आई जी करंट फ्लो कराया है, तो आई जी इज इक्वल्स टू आई जी आर प्लस जी इज इक्वल्स टू दिस, इतना वोल्ट हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम निकालना चाहें हम रेजिस्टेंस कितना यूज़ कर रहे हैं तो हम उससे निकाल सकते हैं दैट वी माइनस आई जी जी अपॉन आई जी। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं कि हम कितना ज़्यादा रेजिस्टेंस यूज़ कर रहे हैं आई जी करंट को प्रोड्यूस कराने में। आई होप कि आपको ये सारे टॉपिक्स एमीटर टू गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर टू वोल्ट मीटर एंड गैल्वेनोमीटर टू एमीटर अच्छी तरीके से समझ में आ गए हों। अगर आपको कुछ भी चीज़ें नहीं समझ में आती तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। आई विल ऑलवेज बी देयर टू हेल्प यू आउट। थैंक यू गाइज फॉर टुडे सेशन, और प्लीज़ शेयर माई वीडियोज़, जिससे कि जो लोग जो अभी 12th में आए हैं उनको हेल्प मिल सके और उनको भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझसे ज़रूर पूछेगा। थैंक यू गाइस, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।